अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी हुकूमत गिरने को एक बैरूनी साजिश करार दिया था और दावा किया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने और मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाने की साजिश की थी। इसी बुनियाद पर उन्होंने भरपूर मुहिम चलाई, एक भरपूर बयानिया बनाया, अपने मुखालिफिन पर सख्त तनकीद की, इल्ज़ामात लगाए, उन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया और बार बार ये कहा कि अप्रैल 2022 में उनकी हुकूमत महज अदम एतमाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ख़त्म हुई थी। इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ हक़ाइक़ सामने आते रहे जो चेयरमैन पीटीआई के बयानिए को झूठा साबित करते रहे। फिर उन्होंने खुद अमरीकी साजिशी बयानिए पर यू टर्न ले लिया। एक के बाद एक मुबैन ऑडियो लीक्स आईं जिनसे यह साबित हो गया कि धमकिया में साइफर का मामला और उसकी बुनियाद पर साजिश का बयानिया सरीहन झूठ था। उन्हीं में से एक ऑडियो साबिक वज़ीर आज़म के उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की थी, जिसमें वो कहते सुने जा सकते हैं कि इस इजलास के मिनट्स वो खुद तैयार करेंगे जिनमें अपनी मर्जी का तज्जिया किया जा सकता है। सितंबर 2022 में ये ऑडियो सामने आई और फिर इसके 9 माह बाद 15 जून 2023 को यह खबर आई कि आज़म खान इस्लामाबाद में अपने घर से एक मुलाकात के लिए निकले और फिर लापता हो गए हैं। 17 जून को थाना कोहसार में आज़म खान की गुमशुदगी की दरख्वास्त दी गई जिस पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था। और फिर आज एक माह से जायद लापता रहने के बाद अचानक आज़म खान से मंसूब एक और खबर सामने आ गई है जिसके मुताबिक आज़म खान ने साइफर से मुतालिक दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया है जिसमें साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। आज़म खान से मंसूब बयान सामने आने के बाद आज ही FIA ने चेयरमैन PTI को साइफर के मामले पर 25 जुलाई को तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया है। मगर आज़म खान से मंसूब बयान पर भी बहुत से सवाल उठ गए हैं, वो सवाल भी आपके सामने रखेंगे, मगर पहले उनसे मंसूब बयान की तफसीलात आपके सामने रखते हैं क्योंकि सिर्फ उनका 164 से मंसूब बयान की बात नहीं हो रही है बल्कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि आज़म खान ने FIA को भी 161 के तहत कल बयान रिकॉर्ड कराया है। बहरहाल जो कॉपी सामने आई है और जो उनसे मंसूब की गई है उस बयान के मुताबिक 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आज़म खान को बताया कि शाह महमूद कुरैशी पहले ही चेयरमैन PTI को साइफर से मुताल्लिक बता चुके थे और उसके अगले दिन चेयरमैन PTI ने तस्दीक भी कर दी थी। साइफर देखने के बाद चेयरमैन PTI नहायत पुरजोश थे और उन्होंने अमेरिका की जानिब से ऐसी जबान के इस्तेमाल को ब्लंडर करार दिया और कहा कि अब साइफर को एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चेयरमैन PTI ने आज़म खान को यह भी बताया कि साइफर को अवाम की तवज्जो इस तरफ लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के पीछे बैरूनी क़ुव्वत मुलविस है। इसके बाद चेयरमैन PTI ने आज़म खान से साइफर मांगा जो उन्होंने चेयरमैन PTI को दे दिया। फिर साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI ने अपने पास रख ली और अगले दिन यानी 10 मार्च 2022 को जब आज़म खान ने साइफर का पूछा तो चेयरमैन PTI ने कहा कि साइफर मुझसे कहीं खो गया है। आज़म खान के बयान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने कहा कि वो साइफर को अवाम के सामने लाएंगे और ये बयानिया घड़कर विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि मुकामी पार्टनर्स को साथ मिलाकर उनके खिलाफ एक बैरूनी साजिश की जा रही है। आज़म खान के मुताबिक जब तक वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे चेयरमैन PTI की जानिब से गुम किया गया साइफर मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद दफ्तर खारजा को वापस नहीं किया गया था। आज़म खान से मंसूब ये बयान सामने आने के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि आज़म खान ने दफ़ा 164 और 161 दोनों के तहत बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। उनका बयान जो है वो सिर्फ दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के ही नहीं हुआ, उन्होंने ये बयान जो है वो दफ़ा 161 के तहत जो है वो जो उन्हें नोटिस जारी हुए थे FIA की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो बयान उन्हें वहाँ पे आके भी जो है वो रिकॉर्ड करवाया है जहाँ से मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल की है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि आज़म खान अपने घर में मौजूद हैं और कल से मौजूद हैं। आज़म खान का जो मंजर आम पे आना जो है वो उनका अपना फैसला है। अगर वो मंजर आम पे आए हैं तो वो अपने फैसले से मंजर आम पे आए हैं। अब भी अगर उन्होंने मंजर आम पे आना है तो अपनी मर्जी से आना है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अपने घर में मौजूद हैं और कल से मौजूद हैं। ये उन्होंने अपने बयान में जो है वो इस चीज़ की पूरी वजाहत की है वो कहाँ पे रहे हैं इतने दिन, उन्होंने पब्लिकली जो है वो अपने आप को एक्सपोज क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पे था और इस सूरत हाल में मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता था। सूरत हाल को सोचने और समझने के बाद ये फैसला किया है। ये जो साजिश मुल्क के खिलाफ हुई इसका मैं हिस्सा तो नहीं था, लेकिन उस अमल में मेरी सरकारी हैसियत थी, उसकी वजह से मैं उस अमल में शामिल था जो कि मुझे शामिल नहीं होना चाहिए था। मुझे उसी वक्त जो है उस जिम्मेदारी से वो अलहदा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं कमजोरी का मुर्तकब हुआ जिस पर मुझे अफसोस है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैंने फैसला किया कि मैं पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज करूं और अपने ज़मीर को जो है वो मुतमईन करूं।
वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा होनी चाहिए और साइफर उनसे बरामद करवाया जाना चाहिए। एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सपोज करना, उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरू करना और फिर उसको चुरा लेना, उसको अपने प्राइवेट पोजेशन में ले जाना, ये जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़े जुर्म है, ये काबिल सज़ा है, इसकी सज़ा होनी चाहिए। और सबसे पहले तो ये है कि इससे ये वो बरामद होना चाहिए। आज़म खान को तो इसने कह दिया कि मुझसे गुम हो गया है, मेरी ये असेसमेंट है कि वो गुम नहीं हुआ, इसके पास है, अभी भी इसके पास है। उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इसमें बिल्कुल पूरी तरह से मुलव्वस हैं। यानी हुकूमत आज़म खान के बयान के ऊपर एक पूरा बयानिया बना रही है, लेकिन आज़म खान की गुमशुदगी, वापसी और बयान से मुतालिक बहुत से सवालात भी मौजूद हैं। आज़म खान से मंसूब जो बयान सामने आया है, इस पर ना तो आज़म खान के दस्तखत हैं और ना ही मजिस्ट्रेट का नाम, दस्तखत या मोहर मौजूद है। कानून के मुताबिक दफ़ा 164 के बयान को कलमबंद करते वक्त मजिस्ट्रेट बयान देने वाले से पहले कुछ सवालात करता है और फिर बयान को बाकायदा कानूनी तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन आज़म खान का जो बयान सामने आया है वो खुद आज़म खान की ज़ुबानी भी नहीं है, बल्कि एक तीसरे नामालूम शख्स की ज़ुबानी है जो बयान कर रहा है कि आज़म खान का ये कहना है। एक और दिलचस्प बात यह है कि बयान में कहीं कहीं दरमियान में गैर रस्मी कमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि मज़ीद कौन से शवाहिद इस बयान को तक़वियत देते हैं या किसी नुक्ते को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चूँकि बयान पर कोई नाम, दस्तखत, मोहर या तारीख मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी मालूम नहीं है कि यह बयान कब, कहाँ और किसके सामने रिकॉर्ड करवाया गया है। ताहम वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अज़हर कियानी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अज़हर को ट्विटर पर जवाब देते हुए बताया कि आज़म खान गायब नहीं है। कल यानी 18 जुलाई को आज़म खान इस्लामाबाद के कोहसार थाने में पेश हुए और इस्लामाबाद पुलिस को बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से पेशावर में अपने दोस्त के पास छुपे हुए थे। आज़म खान की गुमशुदगी से मुताल्लिक FIR कोहसार थाने में आज़म खान की अपनी पेशी और दरख्वास्त पर कल मनसूख कर दी गई है। आज़म खान ने पुलिस को बताया कि वो पेशावर में रूपोश हो गए थे क्योंकि उनके पास मौजूद साइफर की कॉपी गुम हो गई थी। उन्होंने कहा कि वो डर के मारे छुप रहे थे क्योंकि वो कौमी सलामती के लिए साइफर की कॉपी के गायब होने के मुज़म्मरात से वाकिफ़ थे। उन्होंने ये सब पुलिस को रिकॉर्ड पर बयान किया है और इस दिन यानी 18 जुलाई को आज़म खान ने साइफर से मुतालिक अपना 164 का बयान फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद उवैद इरशाद भट्टी के पास रिकॉर्ड कराया है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमने आज़म खान के भांजे सईद खान से बार बार रब्ता किया, जिन्होंने आज़म खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हमने उन्हें सवालनामा भी भेजा मगर सईद खान ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ट्वीट करके एक अहम बात कर दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, FIA ने 25 जुलाई को इमरान खान साहब को तलब कर लिया है और इमरान खान साहब ने आज जो कुछ हुआ उस पर अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर दिया है और कहा कि महज मुझे नाअहल करवाने और जेल में डालने की गर्ज से किसी भी मामले में मुलविस करने के खब्त में मुब्तला मुजरिमों के नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। कल मैं किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूंगा। वो आगे ये भी लिखते हैं, मैं बताऊंगा कि कैसे हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरिमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं इनको इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तफसीलात टेलीविज़न पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहर अंगेज़ होंगी। मतलब वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, वो कल सारा ड्रामा बेनकाब करेंगे और ये ऐसा होगा कि टेलीविज़न पर चलने वाले किसी भी ज़्यादा ड्रामे से दिलचस्प होगा। शाहजेब, ये एक चोर का जो है वो चोर का शोर मचाने वाला मामला है और ये एक मुजरम की अपने जुर्म को छुपाने के लिए जो है उसका वावीला है। आप मुझे बताएं कि कौन सा तख्ता इसका उल्टा गया। इसे मालूम नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। उस अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो इसने सबूताज करने के लिए जो है गैर आइनी जो है वो हथकंडे अपनाए। इसने डिप्टी स्पीकर से एक गैर आइनी जो है वो फ़ैसला करवाया। उसके बाद आइन को की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए इसने जो है वो असम्बली को जो है वो रिज़ॉल्व किया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बहाल किया। एग्जैक्टली रासनाल साहब, वो तो सुप्रीम कोर्ट उस अमल को एतमाद की तहरीक पास हुई है। सुप्रीम कोर्ट उस अमल को गैर आइनी कह चुकी है। इमरान खान साहब अपने बयानिए पर यू टर्न ले चुके हैं। अब अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम वो नहीं लगाते हैं। इसे जनरल बाजवा और शहबाज
शरीफ साहब की मिलीभगत करार देते हैं। हालिया इंटरव्यूज में भी वो यही बात कर रहे हैं, अमेरिका पर नहीं लगा रहे हैं, मगर अब वो ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि कल मैं अब सारा ड्रामा बेनकाब कर दूंगा और आप लोगों ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। नहीं नहीं, मामला ये है कि ये खुद ड्रामा करेगा कल, और ये इस तरह के ड्रामे करने का जो है ना, ये बड़ा मास्टर है। और ये इसका ये कहना कि मेरा जो है वो तख्ता उल्टा गया, कौन सा इसका तख्ता उल्टा गया भाई? तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पास हुई है, पार्लियामेंट ने जो है वो तुम्हें तुम्हारे अहदे से जो है वो अलहदा किया है। तख्ता तुम्हारा कौन सा उल्टा गया है? और कौन सी साजिश? जो इत्तेहादी तुम्हारे साथ थे, जिन्होंने वोट देकर तुम्हें वज़ीर आज़म बनाया, उन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया के सामने जो है वो तुम्हारे ख़िलाफ़, तुम्हारे रवैये के ख़िलाफ़, तुम्हारी जो है वो तुम्हारे तकब्बर के ख़िलाफ़, तुम्हारी करप्शन के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया और तुम्हें जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अहदे से जो है वो अलहदा किया। और रही बात ये कि आज़म खान ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, तो उस बयान में उसने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये जो टर्माइल हुआ उसको अवॉइड किया जा सकता था, और इमरान खान ने इस यानी साइफ़र को जो है वो अपने ज़ाती गर्ज़ के लिए, अपने ज़ाती और सियासी मफाद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया और कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाया। और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि विदाउट ऑथराइजेशन जो है, जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, उसको उसने न सिर्फ पब्लिक किया बल्कि बाद में ये बहाना बना के कि जी वो मुझसे मिस हो गया है, जबकि वो ख़ुद अपने बयान में जो है वो ये कह रहा है कि however in this particular case in this particular case Cyber was retained by PM Imran Khan with him on the pretext that it was missing this political turmoil and lawlessness could have been avoided if Imran Khan had not used twisted राज साहब, इसके जो मंदरजात हैं वो हम इसके political agenda, for his political agenda and personal gain। राज साहब, इसके मंदरजात हम और अभी आपके सामने आपने सुना, हमने उर्दू में मंदरजात बता दिए हैं आवाम को इसके, मगर मसला ये है जो बयान सामने आया है वो तो 164 के तहत तो ज़ाहिर है मजिस्ट्रेट के दस्तखत हों, इसके अलावा दीगर डॉक्यूमेंट्स हों, ये तो आज़म खान का बयान नहीं है, ये तो किसी ने कोट किया हुआ है आज़म खान को, जो सूरत हाल सामने आई है। तो 164 के तहत जो बयान हुआ है वो क्यों नहीं सामने आया है? वो आपने देखा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने एक बयान अपना दफ़ा 164 के तहत जो है वो बयान करवाया है अपना मजिस्ट्रेट के सामने, असिस्टेंट कमिश्नर के सामने, और उसमें उसने ये भी बताया है कि मैं जो है वो कहाँ पे रहा हूँ और मेरी इससे पहले जो है वो क्या पोजीशन थी। और उसने इस बात को वाज़ेह किया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस परेशानी की वजह से कि जब मुझे नोटिस वगैरह आ रहे थे FIA की तरफ से, कुछ तकरीबन 6 नोटिस उनको, ये इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी नंबर जो है वो 111/, जो है वो 30/11/2022, ये फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से ये इंक्वायरी जो है ये FIA ने शुरू की थी। तो उसने कहा कि मैं इस इंक्वायरी में जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर वो FIA के ऑफिस में आए हैं, वहाँ पे आके उन्होंने ख़ुद अपना बयान जो है वो डिक्टेट करवाया है, उसको तहरीर में लाया गया है, उसके बाद उसने उसको पढ़ा है, पढ़ने के बाद नीचे अपने दस्तखत किए हैं। और ये FIA में भी तो खैर 161 का बयान उन्होंने कल ही रिकॉर्ड कराया जा सकता, 161 जारी नहीं किया जा सकता, और ना ही वो किसी से जो है वो मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन या अथोराइजेशन के बगैर शेयर हो सकता है। लेकिन जो FIA को उन्होंने दफ़ा 161 का बयान करवाया है, वो बयान तो बिल्कुल वही बयान है जो उन्होंने दफ़ा 164 में करवाया, वही उन्होंने दफ़ा 161 में करवाया। और ये वही है जिसके मंदरजात सामने आए हैं। ये FIA का 161 वाला बयान है जिसको कोट किया हुआ है कि जी ये वो बता के गए हैं जी, और ये कल ही हुआ है।
ये कल ही हुआ है। वो ख़ुद जो है वो कल गए हैं, उसके बाद कोई तीन बजे के करीब जो है वो गए हैं FIA के ऑफिस में। वहाँ पे जो जॉइंट इंक्वायरी टीम है उसके जो सरबराह हैं डायरेक्टर FIA, उसके सामने वो पेश हुए हैं। वहाँ पे जाकर उन्होंने बयान करवाया। उस बयान को उन्होंने ज़ब्त तहरीर में लाए हैं वो, और वो टाइप बयान है, उसके नीचे उन्होंने अपने दस्तखत किए हैं। और 164 के तहत बयान, और उसमें ये सारी चीज़ें कोई FIR थी, FIR के बाद चीज़ें उसमें दर्ज हैं। FIR के बाद 164 का बयान होता है ना राणा साहब? कोई FIR थी? नहीं, ये कोई सील FIR है आप लोगों के पास जो पब्लिक के सामने नहीं आई? नहीं, सुन लें, नहीं, दफ़ा 164 का बयान जो है, क्योंकि वो जो रिट की थी इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो रिट जो है वो रेफ़र हुई थी थाना कोसार को। तो इन्होंने थाना कोसार में उस रिट के सिलसिले में जाके अपना बयान दिया कि मैं हाज़िर आया हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं कोई मिसप्लेस नहीं था। और साथ ही उन्होंने जो है वो वहाँ पे अपना जो है वो बयान दफ़ा 164 का जो है वो रिकॉर्ड करवाया। और उसके बाद फिर वो ख़ुद जो है वो FIA में जाके उन्होंने, क्योंकि इनको 6 नोटिस पहले जारी हुए थे और ये पहले बैरून मुल्क थे, उसके बाद ये वापस आए, 6 नोटिस इनको जारी हुए, लेकिन ये पेश नहीं हुए FIA के। ये इंक्वायरी नंबर जो है वो 111 है और ये 30/11/2022 को फेडरल कैबिनेट की ऑथराइजेशन से या डायरेक्शन से जो है ये FIA ने रजिस्टर्ड की थी। तो इंक्वायरी में जो है वो बयान जो है वो इल्ज़ाम अलह का जिसके ऊपर भी बयान हो सकता है, दफ़ा 164 का भी हो सकता है, एक शख्स दफ़ा 161 का भी हो सकता है। एक शख्स 1 महीने से ज़्यादा गायब है, अहले खाना को भी पता नहीं है, अहले खाना पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, अहले खाना अदालत भी जाते हैं, उसके बाद वो शख्स अचानक सामने आता है। सामने आने के बाद पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करता है, अपनी ही जो FIR है अपनी गुमशुदगी की वो मनसूख कराता है, फिर FIA के पास जाता है 3 बजे। फिर इस वक्त आपकी तरफ से कहा गया कि वो अपने घर में मौजूद है। अब हम अहले खाना से रब्ता कर रहे हैं, जो पहले कहते थे कि वो गुमशुदा है और हमसे रब्ते में नहीं है, अब वो जवाब कोई नहीं दे रहे हैं। राणा साहब, इसको जो इसाक डार का हुदैबिया पेपर मिल्स में 164 का बयान था परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में, उसी तरीके से याद रखा जाएगा या कुछ अलग होगा इसका मुस्तकबिल? नहीं, इसमें देखें जो भी एक बयान होता है वो सिर्फ बयान की हद तक बात नहीं रहती, कुछ सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, कुछ जो है वो कोरैबोरेटिव एविडेंस होती है। आप मुझे बताएं कि ये साइफर वाली बात जो है ये सिर्फ इस बयान से जो है वो ये साबित होती है, बल्कि ये बयान जो है इससे पहले जो सबूत मौजूद हैं साइफर के मतलब जो एविडेंस जो है वो यानी इररिफ्यूटेबल जो अपना एविडेंस मौजूद है, उसमें वो इनकी ऑडियो मौजूद है, दूसरे लोगों के बयान मौजूद हैं जिनकी आज तक कोई तरदीद जो है वो नहीं कर सका। तो उनको जो है ये इंडोर्स करता है, ये बयान उनको स्ट्रेंथन करता है। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि जी बस इस बयान के अलावा तो कोई इससे मुतल्लिका मामला नहीं है। तो ये बयान जो है, ये इस बयान ने उस पूरी कहानी को जो है वो जिस तरह से वो कहानी सामने आई, जिस तरह से इमरान खान का बयान सामने आया, दूसरे लोगों के बयान सामने आए, जिस तरह से उसने कहा कि मैं जो है वो इसके साथ जो है मैं खेलूँगा, अब हम खेलेंगे, मीटिंग बुलाई गई। ये बयान इससे पहले जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनका भी बयान जो है वो इस बारे में मौजूद है। तो इसने कोरैबोरेट किया है, इसने उस सारी सूरत हाल को जो है वो साबित किया है। अगर तो बाकी मुतादिद रहनुमा थे, ऐसा तो नहीं है कि ये ऑल अलोन एक एविडेंस है। मुतादिद रहनुमा जो सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद घर चले गए, ये घर चले गए और 2 बयान रिकॉर्ड कराए, क्या मीडिया पे आने को तैयार नहीं थे ये कि अपना बयान और अपनी ये सारी बातें खुद मीडिया पर आकर अपनी ज़बानी कहते? नहीं, वो मीडिया पे ना इससे पहले आने को तैयार थे, ना वो कल आने को तैयार थे, ना वो आज आने को तैयार हैं। और आज़म खान साहब जो हैं वो कोई अनपढ़ आदमी या कोई वो बच्चे तो नहीं हैं, ही इज़ ए सीजनड अपना इंसान है, पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर हैं, बड़ी आला पोजीशन पे रहे हैं, उन्हें हर चीज़ मालूम है कि दफ़ा 164 का बयान जो है वो क्या होता है। बाकायदा उसमें जो मजिस्ट्रेट ने उनसे क्वेश्चंस किए जो दफ़ा 164 के बयान की जो कंडीशंस हैं, तो उन सब को उन्होंने जो है वो आंसर किया। उन्होंने कहा कि मैं बकायमी होशो हवास
जो है वो मैं ये अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि ये बयान जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये सच है और मैं इसको जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। मैं वॉलंटरीली जो है वो थाने में आया हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं आई वॉज नॉट मिसिंग पर्सन। जो बयान के हकाइक हैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसके हवाले से बहुत सारे हकाइक, बहुत सारी ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं। खुद आज़म खान साहब की ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं, खुद इमरान खान साहब अपने बयानी पे यू टर्न ले चुके हैं। मगर जो आप कह रहे हैं वॉलंटियर उन्होंने किया है, इस पर ज़रूर सवाल उठा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, ज़ाहिर हैं, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा रहे, फिर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, एक ताकतवर शख्सियत थे। वो शख्सियत देख रही है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मगर मुल्क से वापस आते हैं, उसके बाद उन्हें 6 नोटिस सर्व हुए हैं, जवाब नहीं देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, अपने घर वालों से भी रब्ता नहीं करते हैं, फिर अचानक आते हैं 164 161 का बयान रिकॉर्ड करा देते हैं। उनका एक्सपीरियंस देखते हुए, उनका तजर्बा देखते हुए ये सब नॉर्मल लग रहा है आपको कि ये हो गया और ये हिस्ट्री में भी ऐसे याद रखा जाएगा कि बिल्कुल जेन्युइनली हुआ था, ना कि तारीख में ये उसका वही हाल होगा जो कि आप लोगों के केसेस का हुआ? नहीं, देखें शाहजेब, आपकी सारी इस जो आपने ये बात की है उसमें बुनियाद ये है कि जी वो अपने उनके घर वालों से वो रब्ता नहीं था। तो ये आप किस तरह से कह सकते हैं कि उनका अपने घर वालों से रब्ता नहीं था? उनका अपने घर वालों से रब्ता था। उनके भांजे ने आके कहा, जब आपने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में ये कहा, आपने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कहा, तो अगले दिन उन्हीं के भांजे ने उनके प्रोग्राम में आके कहा कि ऐसा नहीं था। अगर उन्होंने इस बात को नहीं सुन लें, अगर उन्होंने मेरी इस बात की तायद नहीं की कि उनका घर वालों के साथ रब्ता था या नहीं था, तो उन्होंने आपकी बात की भी तो तायद नहीं की कि उनका घर वालों से रब्ता नहीं था। सब बोलेंगे तो पता चलेगा ना। वो तो 164 161 का बयान देकर खामोश हो गए, अचानक घर वाले भी खामोश हो गए हैं। नहीं, मामला ये है कि इस बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस बयान की रोशनी में और उससे पहले जो एविडेंस अवेलेबल है उसकी रोशनी में पूरी तरह से इस मामले में मुलव्वस हैं। इमरान खान साहब तो खैर मुलव्वस हैं ही हैं। उन्होंने तो उस ऑडियो को भी जो है वो उसको भी जो है वो उन्होंने चैलेंज नहीं किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये बयानिया में मिल गया है, तो अब इमाम इसके ऊपर जो है वो खेलेंगे। इसके अलावा जो असगर मजीद साहब थे जिनके हवाले से ये सारी बात जो है वो बनाई गई, उनका भी बयान जो है वो मौजूद है। उन्होंने भी इन हक़ाइक़ को कब बात हुई, कब मीटिंग हुई, मीटिंग में कौन कौन शरीक हुआ, वहाँ पे क्या क्या बात हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं कोई ये ऐसा तो नहीं है कि आज़म खान साहब ने आज को आगे नई बात जो है वो कर दी है और इससे पहले कोई बात और तरह से। यही हक़ाइक़ हैं, इससे पहले भी यही है। असद मजीद साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, आज़म खान साहब ने भी उन्हीं हक़ाइक़ के ऊपर जो है वो अब एविडेंस जो है वो दी है। मगर एक जो फैक्ट है जिसके लिए आप कह रहे थे कि साइफर इनसे बरामद करना पड़ेगा, पहले भी कह चुके हैं। अब इसमें अहम बात यह है कि इमरान खान साहब डिनाई नहीं कर रहे हैं इस बात को। आप लोगों ने उन्हें 25 जुलाई को बुला लिया FIA ने, मगर इमरान खान साहब कह चुके हैं, एंड आई कोट, कि एक साइफर मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया, मुझे नहीं पता। वो तो खुद मान चुके हैं कि मेरे पास था साइफर। जो आज़म खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको तो मान चुके हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ। तो आगे क्या करेंगे आप उन्हें 25 जुलाई को बुलाकर? देखिए, इस इंक्वायरी के नतीजे में FIA की जो जॉइंट इंक्वायरी टीम है वो रिकमेंड करेगी कि इस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो है, और वो जो उनको नोटिस जारी किया है कि आप आएँ और आके बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ है, उसको कन्फ्रंट करके वो जो साबित करेंगे कि इसके ज़ुम्मे ये जुर्म बनता है और इसके शरीके जुर्म फलां लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ वो रिकमेंड करेंगे कि इनके ख़िलाफ़ इस जुर्म के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मुकदमा दर्ज हो के जो है वो इनको इंसाफ के कटहरे में पेश किया जाना चाहिए। और जो साइफ़र है उसकी कॉपी जो कि इन्होंने कहा है कि मिस हुई है, उसके मतलब भी वो इंक्वायरी करेंगे, इनको पूछेंगे कि वो कैसे मिस हुआ, कहाँ पे मिस हुआ, और अगर इनके पास है तो इनको कहा जाएगा कि आप उसको जो है वो पेश करें। वो कौम की अमानत है, वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, और अगर ये तआवन नहीं करेंगे तो फिर इनको इंक्वायरी की स्टेज पे भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, या फिर बाद में जब मुकदमा दर्ज करेगा तो उस स्टेज पे जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है। इनको अदालत के कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में ला के, तो फिर अगर ये चीज़ साबित होती है तो ये एक बड़ा जुर्म है, उसमें इनको सज़ा हो सकती है। बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला हसन अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो बता रहे थे मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ फिर एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रही है कि इस मामले की तहकीकात कराए, मगर सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही बहुत कुछ बता चुकी है।